नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन तैयार करने सहित महामारी से संबंधित और अन्य चुनौतियों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा, विशेषज्ञों को विश्वास, भारत में अगले 2 हफ्तों में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.20% पर पहुंची। जम्मू कश्मीर में जिला परिषद चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की मतगणना जारी। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 4.25% पर बरकरार रखी। और कैनबरा में आरंभिक 2020 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताहों में भारत के पास कोविड महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। महामारी के बारे में वर्चुअल सर्वदलीय बैठक में आज श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि 2 सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं तो वही जन भागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है। आप सभी अनुभवी साथियों के सुझाव भी समय समय पर भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के 8 संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। श्री मोदी ने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगपूर्ण प्रयासों से भारत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर आम लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम मौजूद है और टीकों के समुचित भंडारण और आपूर्ति के लिए पर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जाएगा और आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने फरवरी-मार्च के बाद से अब तक कोरोना से निपटने में काफी प्रगति कर ली है। उन्होंने लोगों के अदम्य साहस और प्रयासों के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों की मदद की है बल्कि अन्य राष्ट्रों को भी मदद पहुंचाई है और उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई हैं। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना के खिलाफ अभियान में जन भागीदारी जारी रखें, क्योंकि देश को बहुत ही जल्द दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का संचालन करना है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में आमजन को जानकारी देने को भी कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यापक अभियानों में ही सही जानकारी से अफवाहें फैलने से रोका जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि टीका आने तक लोगों को मास्क पहनने, एक दूसरे के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोते रहने जैसे एहतियाती उपाय जारी रखने चाहिए। कोरोना महामारी पर सर्वदलीय बैठक 3 घंटे चली, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, डीएमके पार्टी के नेता टीआर बालू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार तथा कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया में दवा उत्पादन का केंद्र बनाने का आह्वान किया है। हाल में श्री मोदी ने देश में कोरोना महामारी के टीकों के विकास और उनके उत्पादन की प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए 3 शहरों का दौरा किया। वो अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दौरे पर गए। अहमदाबाद और हैदराबाद में भारत स्वदेशी क्षमता से कोविड टीके का विकास कर रहा है, जबकि पुणे में दुनिया में करोड़ों लोगों को महामारी से बचाने के लिए टीके बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बताया कि वैज्ञानिकों का स्वयं उत्साहवर्धन करने के लिए वो उनके पास आए हैं। इससे टीकों के विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना का टीका न सिर्फ भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि इससे विश्व कल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत का ये कर्तव्य है कि वो कोविड महामारी के खिलाफ विश्व के साझा संघर्ष में अपने पड़ोसियों समेत दुनिया के सभी देशों की मदद करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। भारत ने कोविड महामारी से निपटने में शानदार उपलब्धि हासिल की है। अब तक 90 लाख से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94.20% हो गई है। रोजाना ठीक हो रहे रोगियों की संख्या नए संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या से अधिक है। इस समय देश भर में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में 22 गुना ज्यादा है। संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की दैनिक संख्या पिछले 27 दिनों से लगातार 50,000 से नीचे चल रही है। पिछले 24 घंटों में करीब 36,500 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 43,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर में भी गिरावट आई है और ये 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी ने 540 रोगियों की जान ली है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 11,70,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 14,47,28,000 जांच हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ज्यादा जांच करने के संक्रमण की प्रारंभिक स्तर की पहचान, मरीजों को तत्काल अलग रखना तथा कोविड का प्रभावी इलाज संभव हुआ है। इससे संक्रमण से हो रही मौतों में भी कमी आई है। जांच में तेजी लाए जाने से रोजाना संक्रमित हो रहे लोगों की संख्या कम हुई है। संक्रमण दर अब घटकर 4% से नीचे रह गई है। देश में इस समय रोजाना प्रति 10 लाख की आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानक की 5 गुना जांच की जा रही है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जांच की दर चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए इसके लिए सुविधाएं बढ़ाई हैं। इस वर्ष जनवरी में पुणे के राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान की एक प्रयोगशाला से शुरू होकर अब देश में 2,196 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में 1,186 सरकारी तथा 1,010 निजी क्षेत्र में हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1,450 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर करीब 2,10,000 तक पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से 13 मरीजों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 3,300 हो गई है।
राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1569 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,93,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 13,887 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कल 30,000 से अधिक परीक्षण किए गए। वहीं अब तक लगभग 38 लाख से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब भोपाल और इंदौर में ही प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज मिल रहे हैं, जबकि शेष जिलों में प्रतिदिन मिलने वाले नए रोगियों की संख्या 50 से कम हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 68 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 39 में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में संक्रमितों की संख्या 32,803 हो गई है। इनमें से 31,924 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.39% तक पहुंच गई है। राज्य में कल शाम तक 5,33,000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। इनमें से 5 लाख से अधिक लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 63 मरीज ठीक हुए हैं। 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,888 हो गई है। राज्य के चिकित्सा विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.97% हो गई है। अब तक 3,647 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि 235 मरीज उपचार करा रहे हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान 631 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,72,123 हो गई है। कल 57,000 से अधिक जांच की गई। इस दौरान 802 लोगों के इस संक्रमण से ठीक होने के बाद राज्य में स्वस्थ होने की दर 96.21% हो गई है। राज्य में अब तक 2,61,830 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 2 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 1,467 हो गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कैंसर प्रकोष्ठ में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा है कि कोविड महामारी अभी जारी है और हमें कोविड के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर गर्ग ने बताया कि कुछ आसान सावधानियां बरतकर कोरोना से खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। One of the most important thing is wearing mask. You can use the cloth-based mask whenever you go out of the home, and that is very, very essential. Second important aspect is maintain social distancing. It will be good enough if you can maintain a distance of 6 feet when you are going outside or when you are gathering at any place, because the COVID infection spreads when you are very close to each other of an infected patient. The third important aspect is maintaining the hand hygiene, because the infection can spread when you touch any infected items and touch your face, the infection can happen to you. So whenever you go out at any place, if you have touched anything, try to wash your hand with soap and water. If it's not available, you can use alcohol-based sanitizer so that your hands always remain clean. आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन तैयार करने सहित महामारी से संबंधित अन्य चुनौतियों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा, विशेषज्ञों को विश्वास, भारत में अगले 2 हफ्ते में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.20% पर पहुंची। जम्मू कश्मीर में जिला परिषद चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की मतगणना जारी। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 4.25% पर बरकरार रखी और कैनबरा में आरंभिक T20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी के लिए सुने हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सायं 8 बजे हिंदी में, और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में 33 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए। इनमें से 16 कश्मीर घाटी और 17 जम्मू क्षेत्र में हैं। 305 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जम्मू में 792 और कश्मीर संभाग में 1254 मतदान केंद्रों सहित कुल 2046 मतदान केंद्र बनाए गए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अनंतनाग जिले में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाईं। जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए सगम कोकेरनाग निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी
अनीस उल इस्लाम पर आतंकियों ने उस समय गोली चलाई जब वे क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बृहद हैदराबाद नगर निगम के चुनाव की मतगणना में टीआरएस पार्टी ताजा समाचारों के अनुसार सबसे आगे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे कड़ी टक्कर दे रही है और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। पहला नतीजा मेहदीपट्टम निर्वाचन क्षेत्र से आया है, जहां सबसे कम वोट पड़े हैं। इस सीट पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार और पूर्व महापौर मोहम्मद माजिद हुसैन चुनाव जीत गए हैं। चुनाव अधिकारियों के अनुसार पहले दौर की मतगणना के अंत में टीआरएस पार्टी 57 क्षेत्रों में आगे चल रही थी। भाजपा 13 और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन 32 क्षेत्रों की मतगणना में आगे थी। कांग्रेस 3 क्षेत्रों में आगे है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र की 6 सीटों में से भाजपा ने 3 सीटें जीत ली हैं। समाजवादी पार्टी ने 1 सीट हासिल की है, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने पहली बार अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भाजपा ने लखनऊ, मेरठ और बरेली मुरादाबाद अध्यापक सीटें जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी वाराणसी सीट पर विजयी रही। उधर आगरा और गोरखपुर फैजाबाद सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। 5 मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के वोटों की गिनती जारी है। देर शाम तक नतीजे मिलने की संभावना है। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनाव के पहले चरण का प्रचार कल समाप्त हो गया। इस चरण में बक्सा और उदालगुड़ी जिलों की 21 सीटों के लिए इस महीने के अगले मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव का दूसरा चरण 10 दिसंबर को होगा, जिसमें चिरांग और कोकराझार जिलों की 19 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। चुनाव में 40 सीटों पर 241 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। भाजपा, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ, कांग्रेस, एआईयूडीएफ, यूपीपीएल और निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवर्धना और उदालगुड़ी में 2 रैलियां की और लोगों से बीटीसी क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा को वोट देने का आग्रह किया। दूसरी ओर बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ, जो अपने गठबंधन सहयोगी भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है, आज कई रैलियां कर रहे हैं। एआईयूडीएफ, कांग्रेस, यूपीपीएल और लोकसभा सांसद नव सरन्या भी आज अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पैन आईआईटी यूएसए द्वारा आयोजित आईआईटी 2020 ग्लोबल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है द फ्यूचर इज नाउ। इस सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। पैन आईआईटी यूएसए 20 वर्ष से अधिक पुराना संगठन है और 2003 से इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें उद्योग, शिक्षा और विभिन्न सरकारों से वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इस संगठन को आईआईटी के पूर्व छात्र संचालित करते हैं। सरकार और किसानों के बीच वार्ता में कल दिल्ली में 40 किसान संघों के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। इसमें कृषि और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के सभी मुद्दों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि बैठक बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। किसान संघों ने अगले दौर की बातचीत के लिए सहमति व्यक्त की है। बातचीत के आरंभ में ही कृषि मंत्री ने किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जाएगा। एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र के कायाकल्प और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं।
सरकार ने हाल ही में नए कृषि कानून लागू किए हैं। इनमें शामिल हैं किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम 2020 तथा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं संबंधी किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 का मुख्य उद्देश्य उन बिचौलियों को समाप्त करना है जिन्होंने किसानों के अधिकांश उत्पादक आय को कम किया है। इस ऐतिहासिक कानून की वजह से कृषि मंडियों में फलने फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आघात पहुंचाया है। देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता पा चुका है। वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वह अनाज सीधे फैक्ट्री, गोदाम या कोल्ड स्टोरेज में भी बेच सकता है। किसान अब अपनी उपज ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से भी देश के किसी कोने में बेच सकता है। इन सब के अलावा नए विधान कृषि उत्पाद संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा व्यवस्था और कृषि मंडियों की मौजूदा प्रणाली को किसी भी तरह से संशोधित किए बगैर किसानों को नई व्यवस्था चुनने का विशेषाधिकार देते हैं। एपीएमसी कानून तथा कृषि विपणन समितियां राज्य सरकारों द्वारा ही नियंत्रित की जाती रहेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। राजस्थान के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा हाल में बनाए गए कृषि से संबंधित 3 कानूनों का फायदा मिल रहा है। किसानों, किसान और उत्पादक संगठनों तथा आम उपभोक्ताओं को इस कानूनों का लाभ मिल रहा है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अजमेर जिले के केकड़ी में ऐसे ही संगठन अजय मेरू किसान समृद्धि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में केकड़ी के ही नीमोद गांव से 41 मीट्रिक टन चना सीधा किसानों से खरीदा। इससे किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये ज्यादा दाम मिले। साथ ही अपनी उपज को मंडी तक ले जाने का किसानों का खर्चा भी बचा। संगठन के सीईओ ओम निवास शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि नए कृषि कानूनों से ही सही मायने में किसानों और कृषक उत्पादक संगठनों को बल मिला है। कि नए कृषि कानून किसानों के पक्ष में हैं और इन कानूनों के आने के बाद अभी अजय मेरू संस्थान गंगानगर और अबोहर पंजाब से किसानों से सीधा किन्नू खरीद रहा है। पिछले 10 दिन में हमने 15 से ज्यादा ट्रक लोड किन्नू खरीदकर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में भेजा है। अगर नए कानून नहीं आते तो हमें ये ताकत नहीं मिलती कि हम अपने ऑफिस से निकल के दूसरे जिले में या 500-1000 किलोमीटर दूर जाके भी उन किसानों की मदद कर सकते। श्री शर्मा का कहना है कि नए कृषि कानून न केवल किसानों के लिए बल्कि शहरी उपभोक्ताओं के लिए भी बेहद लाभकारी साबित होने वाले हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अलग अलग हैं हम आसमानों में उड़ने वाले, अलग हैं हम ऊंचाइयों से जमीन की सुरक्षा करने वाले, अलग हैं हम क्योंकि हमने चुनी है अलग उड़ान। अलग है भारतीय वायुसेना। हिस्सा बनिए इस अलग लीग का। भारतीय वायुसेना 1 दिसंबर 2020 से भर्तियां शुरू। ऑनलाइन आवेदन के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉग इन करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से बैंकों की नीतिगत दरों को 4% के स्तर पर बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 4.25% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% के स्तर पर यथावत रखा गया है। At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. It also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19, while ensuring that inflation remains within the target going forward. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मोटे तौर पर सुधार के संकेत नहीं है, लेकिन इसके लिए लगातार नीतिगत सहायता देना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि 2020-21 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास दर ऋणात्मक स्तर पर 7.5% रहने की संभावना है। While exports are on an uneven recovery, the prospects have brightened with the progress on vaccines. Taking these factors into considerations, the real GDP growth for 2021 is projected at -7.5%. श्री दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और इसके लिए जो कुछ भी संभव होगा करेगा। एक रिपोर्ट।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई है कि चालू वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि दर्ज होगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि मौद्रिक नीति समिति दरों को स्थिर रखने के लिए सभी अहम पहलुओं की निगरानी करती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंकों और एनबीएफसी जैसी वित्तीय क्षेत्र की इकाइयों को अच्छे प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2021 से रिजर्व बैंक ने संपर्क रहित कार्ड द्वारा लेन देन की सीमा को प्रति ट्रांजैक्शन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का फैसला किया है। साथ ही आने वाले कुछ ही दिनों में आरटीजीएस प्रणाली को दिन भर अर्थात 24/7 उपलब्ध कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यंत्रणा में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक सभी जरूरी कदम उठाती रहेगी। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नागालैंड की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर दीमापुर के शहरी भाग के सुधार कार्यों का भी उद्घाटन किया। 270 किलोमीटर लंबी इन परियोजनाओं पर 4,127 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर नागालैंड की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। For the development of Northeast as well as development of Nagaland, we are very much committed for that. The total NH network in the state of Nagaland was 880.68 km till 2014. The NH network has been expanded to 1,547 km. 667 km added to the NH network in the state of Nagaland during the last 6 years. नागालैंड में खनिजों, अनानास और बांस के लिए अपार क्षमताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग कर नागालैंड में उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीके सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री तथा अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के संकट के समाधान के लिए कदम उठाने को कहा है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि नोटिस में दिल्ली सरकार से औद्योगिक कचरे, कूड़ा करकट जलाने, निर्माण स्थलों पर प्रदूषण रोकने के उपाय न किए जाने और औद्योगिक बस्तियों में कच्ची सड़कों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम जैसे उपाय करने को कहा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि पराली जलाने का समय गुजर जाने के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली का प्रदूषण वेरी पुअर कैटेगरी में है और 300 से लेकर 400 से भी ऊपर कहीं कहीं है। ये स्थिति की गंभीरता दिखाता है। सीपीसीबी की 50 टीमें रोज पूरे एनसीआर क्षेत्र में जाती है और वहाँ जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं और शिकायत मिलती है वो संबंधित एजेंसियों को देती है। फिर भी कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया है। जो प्रदूषण के कारण है उस पर तुरंत कार्रवाई करे और जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जो हम दिल्ली सरकार को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसका भी संज्ञान और एक्शन तुरंत ले। आज नौसेना दिवस है। ये दिन भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को बनाया है। 1971 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पीएनएस खैबर सहित पाकिस्तानी नौसेना के 4 पोतों को डुबो दिया था, जिससे सैकड़ों पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर सभी नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सभी नौसैनिकों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज कैनबरा में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। 2020 श्रृंखला का दूसरा मैच 6 दिसंबर को और तीसरा 8 दिसंबर को सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती। दोनों देश 4 टेस्ट मैच भी खेलेंगे। पहला टेस्ट मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगा। राजस्व सूचना निदेशालय आज अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। कोविड महामारी के कारण इस बार समारोह वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन तैयार करने सहित महामारी से संबंधित अन्य चुनौतियों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा, विशेषज्ञों को विश्वास, भारत में अगले 2 हफ्तों में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.20% पर पहुंची। जम्मू कश्मीर में जिला परिषद चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की मतगणना जारी। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 4.25% पर बनाए रखी। और कैनबरा में आरंभिक 2020 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।